डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामोफिलिक। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 12th के चैप्टर 7 को, जो कि है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, साथ ही बहुत सारे मॉक क्वेश्चंस भी हैं। कुल मिला के जितने भी इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, जेई मेंस हो, नीट हो, या फिर अगर बोर्ड में आपका एमसीक्यू टाइप आ रहा है तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था और आज हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन 31 से होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं इसको। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं 31st क्वेश्चन को। क्या कहता है 31st क्वेश्चन, देखिए जरा। कहता है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू। तो ये फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को करवाया जा चुका है। वैसे जो ब्लीचिंग एक्शन होता है SO2 का, वो बेसिकली होता है किसकी वजह से? उसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से। किसकी वजह से? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से। जो SO2 होता है वो क्या करता है, जो भी आपका कलर्ड मटेरियल होता है उस कलर्ड मटेरियल को क्या कर देता है? ब्लीच कर देता है, उसको रिड्यूस करके। ठीक है। और जो ब्लीचिंग होता है वो क्या होता है? टेम्पररी होता है। ठीक है। तो दोबारा जब कभी भी आप उस ब्लीच मटेरियल को क्या करते हो, एयर के साथ एक्सपोज करते हो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कलर दोबारा रीस्टोर हो जाता है। तो एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि ब्लीचिंग क्या होती है? टेम्पररी होती है। जब किसी भी चीज़ को जब आप ब्लीच करते हो तो उसका कलर चला जाता है, और फिर जब दोबारा वो ब्लीच्ड कलर मटेरियल एयर में एक्सपोज होता है तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से कलर क्या हो जाता है? रीस्टोर हो जाता है। बेसिकली जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जब कभी भी हम SO2 को H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है हमारा? H2SO4 बनता है और प्लस 2H बनता है। ये होती है इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होती है। अब ये जो H बना ना, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कलर्ड मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है। क्या होता है? कलर्ड मटेरियल के साथ जब ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो कलरलेस मटेरियल बना देगा। क्या बना देगा? कलरलेस मटेरियल। और फिर जब उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, कैसा ऑक्सीडेशन? एरियल ऑक्सीडेशन, तो क्या बना देता है? ये कलर्ड मटेरियल बना देता है। क्या बना देता है? कलर्ड मटेरियल। याद रखिएगा। चलिए अब 32 क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक नहीं करवाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और आप भी डिटेल में समझ के जाइए, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन रटने से काम नहीं बनेगा आपका। पेपर में हो सकता है वो लैंग्वेज चेंज करके या क्वेश्चन घुमा के दे दे, तो दिक्कत हो जाएगी। जरूरी नहीं है डायरेक्ट ही आए। देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इज। देखिए इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है। साथ ही साथ XeF6, XeF4 जेनन के जो हैं SF4, इनकी शेप और इनसे बाकी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर देखें। 32 देखते हैं। कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है वो मैं वीडियो 1 में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लो। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है डाउन द ग्रुप, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। लेकिन जो आपका ऑक्सीजन एटम होता है उसका साइज इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है उसके अंदर, वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, वो जो आपका 2p सबशेल होता है उसके अंदर क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है। उस वजह से क्या होता है? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की। डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है आपका? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका C। ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका? डिक्रीज होता जाता है। तो इस हिसाब से OSSE ये बताया था आपको, उससे टेपो, है ना। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम, यानी SSE TePO। तो कायदे से तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन एक्सेप्शन है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है ना। सबसे कम हो जाता है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है, तो इसका सबसे कम होता है। तो इसलिए आपका क्या है? C है। सल्फर का सबसे ज़्यादा और ऑक्सीजन का क्या है?
सबसे कम, ठीक है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखिए जिसके अंदर से भी हाइड्रोजन सबसे इजीली रिमूव हो जाएगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आपका एसिड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्यों? क्योंकि इन सब में आयोडीन सबसे बड़ा है, ठीक है। जितने भी हैलोजन है उसके अंदर आयोडीन सबसे बड़ा है। तो जितना बड़ा ये एटम अटैच होगा, जितना बड़ा ये एटम होगा, उतना ही अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा, और जितना अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी ये बाहर निकलेगा। अब जितनी जल्दी आयोडीन हाइड्रोजन से अलग होगा, मतलब H+ जितनी जल्दी बाहर निकलेगा उतना अच्छा ये क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड टूटता है और सबसे कम कौन सा बॉन्ड, सबसे लेट से कौन सा बॉन्ड टूटता है, तो HF जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि इसको तोड़ने में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ने में बहुत मुश्किल लगती है। हाइड्रोजन जल्दी निकलता नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, आपका वीक एसिड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे हाई होती है, और सीक्वेंस ये फॉलो करता है। डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो HF का सबसे ज़्यादा, फिर HCl का, उसके बाद HBr का, फिर HI का, ठीक है। आप कंसेप्ट समझिएगा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना वीक एसिड होगा, क्योंकि उससे हाइड्रोजन निकलना उतना मुश्किल होता है, ठीक है। तो 33 का आंसर क्या हो गया, C, HI। अब अगर मैं 34 की बात करता हूँ तो 34 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है HI, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, है ना। तो जिसके अंदर से हाइड्रोजन जितनी जल्दी रिमूव होगा वो क्या होगा, वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उतना स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होगा, और वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन सब में सबसे जल्दी से किसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, HI के अंदर से। तो जितने जल्दी से इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ये उतना क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, कैसे, खुद को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो इस चीज को समझिए। अगला क्या कहता है, अगला कहता है आपका 35वां क्वेश्चन, और ये क्या कहता है आपका, ये कहता है कि टेलिंग ऑफ मरकरी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो मरकरी की जो टेलिंग है वो किसकी वजह से होती है, तो वो आपका होता है कौन सा, ये हो जाएगा मर्क्यूरस ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड, ठीक है। तो मरकरी, देखो टेलिंग ऑफ मरकरी कब होती है, जब मरकरी किसके साथ रिएक्ट करता है, ओजोन के साथ। किसके साथ करता है, ओजोन के साथ, ठीक है। और जब मरकरी ओजोन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, मरकरी का जो मेनिस्कस होता है वो आपने पढ़ा होगा, मेनिस्कस क्या होता है, लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस, ये वाली शेप है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब लिक्विड डालते हैं तो ऐसी शेप ले लेता है ना, ऐसी और ऐसी, ठीक है। तो लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस आपने पढ़ा होगा। तो जो मरकरी होता है वो मेनिस्कस को लूज कर देता है अपने, और जो ग्लास का वॉल होता है उससे चिपक जाता है, ठीक है। और किस रीजन की वजह से क्या फॉर्म होता है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। 36 कहता है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन हॉट NaOH रिएक्ट विथ Cl2। यानी NaOH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो NaOH को हमने रिएक्ट करवा दिया Cl2 के साथ, तो ये क्या रिएक्शन दे देगा, एकदम रटी हुई क्वेश्चन है। NaCl, सबसे पहले तो NaOH को तोड़ेंगे तो Na+OH- में टूटेगा, फिर ये Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, तो क्या बना देगा, NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, ये बना देता है। तो अब देख लीजिए आपसे प्रोडक्ट में NaClO3 है, हाँ बी, ठीक है। ये मैंने ना पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप जाके देख लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रॉपर रिएक्शन भी बता दिए क्या हो रहा है, ठीक है। 37 देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, जेनन का रिएक्शन करवा रहा है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। जेनन का रिएक्शन करवा रहा है 1:20 रेशो में, है ना, फ्लोरीन के साथ। तो क्या बनाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 37 को अच्छे से याद कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यही रिएक्शन है किसके फॉर्मेशन की, XeF6 की।
और मैंने बार बार आपको कहा है कि XeF6 से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लीजिए, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन, जो कुछ इसकी हाइब्रिडाइजेशन, XeF6, XeF4, SF4, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होंगी। इनके बारे में आप जितना पढ़ लो उतना आप मतलब उतनी आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, XeF6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसान है ये। अगला देखते हैं, कहता है 38th क्या कहता है, द सब्सटेंस विच फॉर्म माइल्ड एक्सप्लोजिव ऑन रिएक्शन विथ NH3, NH3 के साथ रिएक्ट करा के जो माइल्ड एक्सप्लोजिव बनाता है वो क्या है, तो क्या है आपका I2 को जब हम NH3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेसिकली क्या बना देता है, ये NH3 के साथ रिएक्ट कराने पे ये बना देता है Ni3.NH3, यही होता है एक्सप्लोजिव। ये क्या होता है, बहुत एक्सप्लोजिव होता है, बाई प्रोडक्ट में आपका HI बन जाता है। ठीक है, HI से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि HI ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में, I2 में, है ना, और वो वायलेट कलर का होता है, जबकि जो H2SO4 था वो किस में ऑक्सीडाइज होता था, SO2 में, और कलरलेस हुआ करता था, फ्यूम्स वाला जो क्वेश्चन था। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अगला तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, I2। रिएक्शन भी साथ साथ देखते चलिएगा, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले कि जो एक्सप्लोजिव बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, फिर क्या करोगे, है ना। 39th देखिए, 39th कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 कंपाउंड। ठीक है, ग्रुप 15 पता है ना कौन सा वाला है, नाइट्रोजन वाला। ठीक है, तो ग्रुप 15 जो है आपका वो क्या करता है, कंपाउंड बनाता है +5 में। ये भी आपको बता रखी है पिछली वीडियो में कि +5 धीरे धीरे नीचे क्या होता है, कम स्टेबल होने लगता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होने लगता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखी MCQ वाली तो आप उसको देखिए, उसके बिना फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा। इसके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हम मैंने बेसिक समझा रखे हैं। तो जो आपका ग्रुप 15 है उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका, कॉमन है, बिल्कुल सही बात है ये। हाउएवर बिस्मथ फॉर्म ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखो वो कौन सा कंपाउंड है, तो वो जो कंपाउंड होता है कौन सा होता है, BiF5। कौन सा कंपाउंड है, BiF5। अच्छा, क्यों है BiF5, क्योंकि जो F2 है ना, फ्लोरीन जो आपका है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस वजह से वो बिस्मथ को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, बिस्मथ का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +5 में होता है। तो जो F2 है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो बिस्मथ को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना देता है, BiF5 बना देता है ना। बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही कंपाउंड बनाता है, क्योंकि वो बिस्मथ का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और वहाँ तक ले जाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन में होती है उतना ऑक्सीडाइज करने की। तो जो बनेगा वो BiF5 बनेगा। ठीक है, अगला है 40, सल्फर डाइऑक्साइड, बात हो रहा है SO2 के तौर पे। तो ये भी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, मैंने सल्फर डाइऑक्साइड की सारी प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखी है कि ये कलरलेस होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है, और ये आपका मतलब इसका तो ऑप्शन हो गया फिर सी, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है, और ये आपका डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी काम करता है। इतने सारे काम होते हैं इसके, ये पंजेंट स्मेल होती है इसकी, है ना, बताया था ये सब कुछ आपको, HNO3 टाइप की स्मेल होती है इसकी। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग द लीस्ट बेसिक इज, इन सब में सबसे कम बेसिक कौन है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, सबसे कम बेसिक 41 पूछा है आपसे। तो देखते हैं जरा सा, NH3, ASH3, PH3 और SbH3। तो सबसे कम बेसिक क्या हो जाएगा, देखिए सबसे कम बेसिक तो हो जाएगा ये वाला। तो ऐसा क्यों है, SbH3 क्यों होगा सबसे कम बेसिक, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। डाउन द ग्रुप जो बेसिक कैरेक्टर है आपका क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज, शेल जुड़ने लगते हैं, आपको पता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने लगता है। और जो सेंट्रल, अब जरा ध्यान से समझिए, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये आपका सेंट्रल है और ये ऐसे शेल ऐड होते गए, शेल ऐड होते गए तो क्या हो गया, एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता गया, है या नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेंट्रल एटम पे वो क्या होता जाता है आपका, डिक्रीज होने लगता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है,
और बेसिक कैरेक्टर आपका घटने लगता है। देखिए जितना ज़्यादा उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उतना वो बेसिक की तरह बिहेव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो एसिडिक नेचर एक्वायर कर लेता है। तो NH3 का सबसे ज़्यादा होता है ना। और फिर जो लिस्ट बेसिक पूछा तो घटता जाएगा, तो फिर PH3 होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा ASH3 होगा, फिर क्या होगा SbH3 होगा। इसमें ना इन्होंने दिया नहीं है, अगर दिया होता तो बिस्मथ वाला जो बनता है ना कौन सा BiH3 वो सबसे नीचे होता है और वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पूछा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से SbH3 हो जाएगा। अगर बिस्मथ रहता तो वो सबसे कम होता, ठीक है, बेसिक लीस्ट बेसिक वो होता है। अब 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है द रिएक्शन ऑफ अमोनियम सल्फेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी बात कर रहा है आपका अमोनियम सल्फेट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए NH4 होल ट्वाइस SO4, है ना, ये होता है अमोनियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहा है, मतलब किसके साथ NaOH के साथ करवा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका क्या करवा रहा है रिएक्शन करवा रहा है। तो क्या बनाएगा अमोनिया बनाएगा, वाटर बनाएगा और Na2SO4 बनाएगा। क्या क्या बनाएगा NH3 बनाएगा जब रिएक्शन होगी, NH3 वाटर और Na2SO4। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत रेयर केस में बैलेंसिंग पूछता है, मतलब वो तो 10th का है आप कर ही लेंगे आराम से। तो NH3 प्लस H2O प्लस Na2SO4 हमसे पूछा क्या है, अच्छा हमसे यही पूछा है कि वो फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है। तो देख लेते हैं कि हम जो हमने बनाया है उसमें से कौन कौन सा इसके अंदर है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमोनिया बिल्कुल है, ये रहा NH3 अमोनिया बन रहा है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड नहीं, वो तो नहीं बन रहा है। और अमोनियम नाइट्रेट ये भी नहीं बन रहा है। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 43 की बात करते हैं। कहता है अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है आपका कि देखो जैसे मान लो X है, X के अंदर H2O डाल के मैंने बनाया Y, ठीक है। तो Y का एनहाइड्राइड हो जाएगा X, ठीक है। Y का एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा X हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई बताता नहीं है, कॉमन सेंस से आपको पता होनी चाहिए ये चीज़, नहीं तो बुक में ढूंढते रहोगे ये सब मिलेगा नहीं। तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन सा होता है, तो जो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है N2O5। क्या होता है N2O5, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका होता है प्लेनर, बस ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ आता नहीं है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हाईएस्ट किसके अंदर रहता है आपका, वो रहता है NH3 के N3H के अंदर रहता है, N3H के अंदर, NH3 में नहीं, N3H में। और इसमें कितना रहता है -1/3, ठीक है। कितना रहता है आपका -1/3, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन का ये कंपाउंड है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है -1/3। गुड। चलिए एक मिनट, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सी ऑक्साइड ऐसे है जो सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे जो आपका N2O5 है ना वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड है, और जो Bi2O5 बनेगा ना वो क्या हो जाएगा आपका, वो वीकेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है डाउन द ग्रुप घटता जाता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर घटता जाता है। तो जो सबसे ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, और जो सबसे नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा सबसे वीक हो जाएगा। सबसे ऊपर किसका है नाइट्रोजन का, सबसे नीचे किसका है बिस्मथ का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा N2O5। अगर यहीं पे उसने स्ट्रॉन्गेस्ट करके पूछ लिया होता फिर आप क्या जवाब देते, फिर आपका जवाब होता Bi2O5 बिस्मथ वाला, है ना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या कहता है इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, हमने किसकी प्रिपरेशन की HNO3 की। वी गेट NO गैस बाई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमको ये मिला है, ठीक है। अच्छा द मोस्ट प्रोड्यूस्ड बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH3, तो हमने क्या किया NH3 को रिएक्ट करवाया O2 के साथ, है ना। और जब O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो है ना हीट किया हमने इसको, ठीक है। और हमें क्या क्या मिलता है NO मिलता है और H2O मिलता है। क्या मिलता है NO मिलता है और H2O मिलता है, ये रिएक्शन रहती है। तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि इसने यही बोला है कि कितना आपका NH3 रहेगा। तो चलिए देखते हैं ज़रा, नाइट्रोजन इधर की तरफ एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 2 है,
इधर 3 है, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो 4 2, अगर 2 और 3 है तो 6 बना देता हूँ। तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, है ना। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ नाइट्रोजन को भी 2 करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन इधर भी ऑक्सीजन 3 है, तो 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गए। यानी मतलब हमने ये गलत कर दिया है, हमें हाइड्रोजन को ऐसे बैलेंस नहीं करना है, समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाया इधर की तरफ, इधर ऑक्सीजन आपके 5 हो गए। तो जब 3 और 2 का 6 नहीं हो पाया, मतलब अगला क्या हो जाएगा, 3 और 2 का 12 हो जाएगा, है ना, कॉमन। तो 12 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, और इसको कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से अपनी कॉपी में बैलेंस करिए, मैं यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, बैलेंसिंग आपने छोटी क्लास में सीखी हुई है। तो यहाँ पे ये 4NH3 + O2 ये 6 हो गया, और ये 4NO हो गया, है ना, ठीक है, और 6H2O हो गया। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि वी गेट NO बाई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, लेकिन द मोल ऑफ 2 मोल ऑफ NH3। अच्छा, तो 4 मोल जो NH3 के लिया है, तो हमें 4 मोल NO मिला है, लेकिन उसने बोला है जब 2 मोल NH3 लेंगे, तो अगर इसके 4 मोल के लिए इसका 4 मोल बन रहा है, तो इसके 2 मोल के लिए इसका 2 मोल बनेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, 2 मोल। आप क्या करिए, जो रिएक्शन मैंने लिखी है उस रिएक्शन को पहले आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के बाद आप ये देखिए कि रिएक्टेंट में आपके कितने मोल NH3 है, और उसके लिए प्रोडक्ट में आपका कितने मोल NO बन रहा है। और फिर उसके बाद देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 मोल है और इसके लिए 4 मोल बन रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जब ये 2 मोल होगा तो इसके कितने मोल बनेंगे। तो अगर 4 का 4 बन रहा है तो 2 का 2 मोल बनेगा, सिंपल। ठीक है, चलिए 47 कहता है, तो ये 46 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया 2। 47, अब 1 लीटर फ्लास्क इज फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर। ठीक है, किससे भरा हुआ है, ब्रोमीन वेपर से भरा हुआ है फ्लास्क आपका। ठीक है, 1 लीटर का। द इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर ऑफ वेपर विल नॉट डिक्रीज अप्रिशिएबली ऑन एडिंग टू द फ्लास्क सम। तो क्या ऐड करने पे ये क्या होगा, आपका डिक्रीज नहीं होगा। देखिए होता क्या है कि मार्बल ना आपका रिएक्ट ही नहीं करता है, मार्बल जो होता है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है Br2 के साथ। ठीक है, और जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो जो आपका वेपर का ब्राउन कलर रहेगा वो डिक्रीज ही नहीं करेगा जब आप इसको मार्बल ऐड करोगे, है या नहीं है। लेकिन जो आपका Br2 होता है ना, वो जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना CCl4, उसमें क्या होता है, आपका सॉल्युबल होता है, उसमें घुल जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो चेंज हो जाएगा इंटेंसिटी, कम ज़्यादा जो भी हो। इसी तरीके से जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है उसके अंदर भी क्या हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो रिएक्ट नहीं करता है मार्बल के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो जो भी आपका पर ऑक्सो एसिड है ना, ये आपको वीडियो 1 में बताया हुआ है MCQ वाले में। ठीक है, जो आपका पर ऑक्सो एसिड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो पर ऑक्सो एसिड कौन से हैं इसमें, सल्फरस एसिड नहीं भैया, ये बता रखा है आपको, है ना। और यही तो है पर ऑक्सो एसिड का, तो एक ही सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा आपको दिखाई दे रहा है। पर ऑक्सो एसिड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बता रखा है पहले से। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होने का मतलब ये पर ऑक्सो एसिड। ठीक है, पर ऑक्सो है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो पर ऑक्सो है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा H2S2O8। क्या हो जाएगा, H2S2O8, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक, तो 49 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो इन सब के अंदर जो आपका सबसे मोस्ट एसिडिक है वो कौन सा हो जाएगा, PCl3 हो जाएगा। ठीक है, PCl3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन सब में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, फॉस्फोरस है। ठीक है, कौन है, फॉस्फोरस है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं CCl4 की, देखिए CCl4 तो काउंट ही नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आप एसिडिटी चेक करेंगे ना वो इसके अंदर करेंगे, इन तीनों में, और इन तीनों में जो सबसे एसिडिक हो जाएगा वो PCl3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन वो बंदा ये कर पाएगा जिसको ये सब पता होगा, जो जिसको पता होगा कि CCl4 यहाँ पे क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि CCl4 में ना d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, और इस वजह से ये एसिड ही नहीं है। ठीक है, अब जब एसिड लुईस एसिड ही नहीं है, ये CCl4 में d ऑर्बिटल नहीं है और इस वजह से ये लुईस एसिडिक नहीं है, तो जब ये एसिडिक नहीं है तो फिर ये मोस्ट एसिडिक और लीस्ट एसिडिक का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो इसलिए कंपटीशन अब बस इन तीनों में रह गया, और करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, 50, द ऑक्साइड विच कैन नॉट बी
रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऑक्साइड है जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, नहीं हो सकता है, SO2। मतलब वीडियो 1 से बताता रहा हूँ, इस वीडियो में 2 बार बता दिया है कि SO2 क्या होता है, आपका कलरलेस टॉक्सिक गैस होता है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी से निकलती है, HNO3 वाली स्मेल रहती है इसकी। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये आपका ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है, और ये आपका डिसइंफेक्टेंट भी होता है। इतनी चीज़ें होता है ये, तो ये बिल्कुल आप रट के बैठ जाइए, ठीक है। तो SO2 तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NO2 भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा नहीं हो जाएगा, CO2 नहीं होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ClO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब CO2 क्यों नहीं होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी समझिए। देखिए, जो अगर कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है किसी कंपाउंड में, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर सकता। कोई भी एलिमेंट अगर अपने कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी हो सकती है उसके फॉर्म में अवेलेबल है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर सकता है। कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है, +4। क्या पॉसिबल है, +4। अब CO2 में हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 × 2। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है, ठीक है। तो x -4 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 4, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 4 हो गया, जो कि मैक्सिमम होता है। तो जब कभी भी कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आपको क्लास 11th में सिखाया गया था, यहाँ भी मैंने बता दिया है, उन चीज़ों को रिवाइज कर लें, ये सब बेसिक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए या दोबारा अच्छे से समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, आप चाहते मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूं जिससे आपको फ़ायदा हो, मेरी मेहनत आपको सही लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे बच्चों ने कमेंट किया था सेकेंड पार्ट बनाने के लिए, उसके बाद ही मैं ये सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव SS बॉन्ड, तो इनमें से कौन ऐसे हैं जिसमें सल्फर सल्फर का बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ S2O7 2- की, तो इसके अंदर जो बॉन्ड होता है ना, वो SOS बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, SOS बॉन्ड होता है। SS के बीच में बॉन्ड ही नहीं होता। जो 2 सल्फर है ना, उनके बीच में क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, डायरेक्ट दोनों सल्फर अटैच ही नहीं रहते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, डी, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया, अमोनिया को ड्राई करने के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है। तो अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बिल्कुल आपको पता है, बेसिक। अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो ये इसको ड्राई करने के लिए भी कोई बेसिक एजेंट ही चाहिए। तो इन सब में बेसिक कौन है, H2SO4 बेसिक हो सकता है क्या, सवाल ही नहीं है। CaCl2 नहीं, P2O5 नहीं, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका बेसिक है नेचर में, ठीक। तो बी हो गया इसका ऑप्शन। 53 देखते हैं, द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज इन। तो एक चीज याद रखिएगा कि NH3 का इन सब में लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। किसका होता है, NH3 का लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होता है। ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है ना, वो बढ़ने लगता है। डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड पेयर जो होता है ना रिपल्शन, वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो 2 बॉन्ड एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हैं, और बॉन्ड एंगल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होने लगता है आपका, बढ़ने लगता है, कम होने लगता है। जो डाउन, ये थोड़ा मैं उल्टा बोल गया, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है वो बढ़ता नहीं है, वो घट जाता है। डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल कम होने लगता है, ठीक है। तभी तो आपका अमोनिया का सबसे ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन है, और डाउन द ग्रुप जाने पे कम होने लगेगा, ठीक है। और होता क्या है कि जब आप वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में जो आपके लोन पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। जबकि जब अगर मैं ये वाटर की बात करूं, तो वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, याद रखिएगा इस चीज़ को। और अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। कितना होता है अमोनिया में, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट यही पूछ देता है, तो पता होना चाहिए। अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। तो वाटर के अंदर जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। वाटर के अंदर जो रिपल्शन होता है वो NH3 के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 54th करते हैं। 54th क्या कहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम कैसे ऑब्टेन
नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन किसको हीट करके हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को ही ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए PbNO3 ट्वाइस को आप हीट करो तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट को करो CaNO3 ट्वाइस को तो आपको मिल जाएगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को करो आपको क्या है मिल जाएगा, लेकिन KNO3 का नहीं है, ठीक है। आप इसको हीट करोगे तो आपको कभी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मैं 55 की बात करूं तो कहता है अमॉन्ग्स्ट द ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज लीस्ट बेसिक। फिर से वही बात पूछ रहा है, लीस्ट बेसिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखते ही टिक कर देना हमें ए, NF3। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो जो फ्लोरीन होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इस वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होते हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, या नहीं है। तो वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन एटम के लिए उसके लोन पेयर को डोनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये NF3 क्या हो जाता है आपका, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है। देखो बेसिक है ना, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो सब कुछ अपने पास खींच के रखता है जकड़ के, इसको नाइट्रोजन को लूज ही नहीं करने देता कुछ भी। तो जब लूज ही नहीं करेगा तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, बेसिक हो जाएगा। जो इजिली लूज करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 55 वाले का आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 56 की बात करते हैं। नाइट्रोजन इज केमिकली लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। तो नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्या है, देखो कोई भी चीज लेस रिएक्टिव कब होगी, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, अगर इसके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टूटने से टूट ही नहीं रहा, ठीक है, तो क्या लेस रिएक्टिव है। जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो तो अगर बॉन्ड आसानी से टूट जा रहा है तो वो जल्दी टूटेगा और जो भी उसको मिलेगा उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। लेकिन अगर किसी का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो जल्दी टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो दूसरे के पास जाएगा ही नहीं रिएक्ट करने। तो नाइट्रोजन केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, किस वजह से, क्योंकि जल्दी टूटता नहीं, उसका बॉन्ड, उनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए, उसे कहते हैं हाई बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसे, हाई बॉन्ड इंथैल्पी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, हाई बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे तो होता भी नहीं है। जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है ना नाइट्रोजन की, वो वैसे 946 होती है किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, 946 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है ये चीज, ये तो बहुत रेयर केस है कि आपसे पूछ लेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें जितना डाटा है वही बस याद करिए। कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट विथ I2 टू गिव। कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करके क्या देता है, तो जब I2 के साथ, एक मिनट, जब I2 के साथ मैंने रिएक्ट कराया किसको, HNO3 को, तो क्या क्या देता है, तो ये देता है HiO3 NO2 और H2O, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते रहना अपने आप से, HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, HiO3 देता है, ठीक। चलिए अब 58 की बात करता हूँ, विच वन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना हाइड्राइड का, 15th ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके हाइड्राइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा ऑर्डर फॉलो करता है, तो वो आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। बेसिकली क्या करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। लेकिन नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन दिखाता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, बिस्मथ का, है या नहीं है। तो बिल्कुल बिस्मथ का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, और उससे कम क्या होता है, एंटीमनी का होता है, बिल्कुल। उससे कम किसका होना चाहिए, तो एक मिनट सीरीज देख लेते हैं, ये होता है सीरीज। तो सबसे ज्यादा होता है बिस्मथ का, फिर एंटीमनी का, फिर आपका एस का, फिर फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का, एन का होना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन क्या दिखाता है, एन क्या दिखाता है कि एक्सेप्शन दिखाता है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, एक्सेप्शन दिखाता है। तो जो सीक्वेंस फॉलो करता है वो किसका होता है, बिस्मथ का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम फास्फोरस का होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो एस के बाद आता है, नाइट्रोजन जो है आपका क्या होता है, एस के बाद आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा, ये नाइट्रोजन को जो मतलब NH3 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो उसका सबसे कम होना चाहिए, लेकिन वो फास्फोरस और एस से ज्यादा क्यों दिखाता है। तो होता क्या है, NH3 के अंदर ना इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये एक स्पेशल केस है NH, इसलिए ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। जहाँ कहीं भी केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है। तो जहाँ एक्सेप्शन आ गया वहाँ क्वेश्चन अच्छा बन गया, है ना। तो यहाँ एक्सेप्शन है तो इसलिए इसके आने के चांसेस बहुत है, अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा NH3।
NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली? क्योंकि उसके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक। और एक चीज समझिए, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये कॉमन रूल है। ठीक है। और नाइट्रोजन का क्यों एक्सेप्शन है NH3 का, वो बता दिया। 59, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 2, 14। 14 किसका होता है? सिलिकॉन। किसका है ये? आपका सिलिकॉन का है या नहीं है? ठीक। 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हमने काउंट कर लिया ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 14 आया। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। 30 तक तो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, 30 तक आपको रटे होने चाहिए, नहीं है तो रटिए। जितना ज़्यादा रटोगे उतना अच्छा है, लेकिन 30 तक मिनिमम रटा होना चाहिए। तो अब जस्ट इसके बिलो जो होता है ना, सिलिकॉन के बिलो, वो कौन सा होता है? जर्मेनियम होता है। कौन सा होता है? जर्मेनियम। और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 32 होता है। तो ये तो डिपेंड करता है आपको सारे का सारा वो जो आपके पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये पूरे रटे होने चाहिए। ठीक है। कहे कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये सुनो प्रभु। ठीक है। तो ये कार्बन वाला ग्रुप है। कौन से ग्रुप की बात कर रहा है ये कार्बन वाले ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के जस्ट नीचे कौन सा होता है? जर्मेनियम होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, कार्बन वाला ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 59 का ए हो जाएगा। 14 के जस्ट नीचे 32 आता है। ठीक है। ऑक्सीजन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द केस ऑफ। तो ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, कम से कम मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने जो आपकी पहली वीडियो उसमें भी बताया था और अभी आज भी बताया, आज वाली वीडियो में ऊपर। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन हमेशा शो करेगा। कब? हमेशा जब वो ऑक्साइड की फॉर्म में रहेगा। जब कभी भी वो ऑक्साइड की फॉर्म में रहेगा तो -2 ही शो करेगा। और ये मैंने बताया था कि OF2 जो होता है ना, वो ऑक्साइड नहीं होता। OF2 क्या होता है? ऑक्साइड नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे ये शो भी नहीं करता -2 के उसमें। ठीक है। -2 के उसमें शो नहीं करता है। इस केस में जो इसकी ऑक्सीड देखो, ये ना फ्लोरीन का फिक्स होता है। जो फ्लोरीन क्लोरीन होते हैं ना, इनका फिक्स होता है कितना? -1। कितना होता है इनका? -1। तो OF2 के केस में इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का X मान लो, इसका -1 × 2, तो यानी इसका कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो यानी OF2 के केस में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा? ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा। जबकि अगर ये ऑक्साइड होता तो ये -2 दिखाता। तो ये ऑक्साइड भी नहीं है। जो वीडियो 1 थी आपके, उसमें यही पूछा गया था कि इनमें से कौन ऑक्साइड नहीं है। तो OF2 ऑक्साइड नहीं था, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं +2 होता है। ठीक है। OF2 में ऑक्सीजन का। अब 61 क्वेश्चन करते हैं। BCl3 इज ए प्लानर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब अगर आपको प्लानर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो बेसिकली आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, वहां से शेप निकालिए। और कहता है NCl3 इज पिरामिडल बिकॉज। क्यों होता है ऐसा? तो देखो, प्लानर मॉलिक्यूल क्यों होता है? क्योंकि अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है, जिसके पास भी लोन पेयर नहीं है वो प्लेनर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, रिपल्शन ही नहीं हो रहा किसी टाइप। जिसके पास भी लोन पेयर नहीं है वो क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। और अगर किसी के पास लोन पेयर है तो उसकी शेप प्लेनर नहीं होगी, तो पिरामिडल होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया आपका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया डी, कि BCl3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन NCl3 के पास क्या है? लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल फॉर्म लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें से कौन सा है जो क्या करता है? आपका लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो कौन सा है आपका? HF। ठीक है, HF है ना। HF के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है और इस वजह से लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। 63, द गैसेज रिस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय एल्कलीन, पायरोगैलोल एंड वायल ऑफ सिनेमन इज। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो जो O2 गैस होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? एल्कलीन, पायरोगैलोल। और जो O3 गैस है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, वो करता है वायल ऑफ सिनेमन। ठीक है। तो देखो, वायल ऑफ जो सिनेमन है वो बेसिकली क्या है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। और तो ये आराम से O3 के साथ रिएक्ट कर लेता है, जबकि जो पायरागोल है आपका वो क्या है? वो O2 की प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला किससे कर रहा था? O2 के साथ। दूसरा किससे कर रहा था? O3 के साथ। तो C हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए
अगला देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द हाईएस्ट एनर्जी, इनमें से कौन से बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा है? तो किसका हो जाएगा? सल्फर सल्फर का। किसका हो जाएगा? सल्फर सल्फर। क्यों? ध्यान से समझिए, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब जो बात आती है वो सल्फर सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, क्योंकि डाउन द ग्रुप होने पे तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती गई, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना चाहिए, है ना। यही तो कहता, उससे टेप रटा होना चाहिए कि पूरी सीरीज क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होनी चाहिए ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन मैंने टिक कर दिया है सी, सल्फर सल्फर। तो ये ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का झगड़ा सुलझाना है हमें, ठीक है। तो होता क्या है कि सल्फर सल्फर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है उसकी एनर्जी कम होती है और सल्फर सल्फर की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सल्फर सल्फर जो होता है वो क्या बना लेता है? आपका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जबकि ऑक्सीजन आपका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है, ठीक है। ऊपर से स्मॉल साइज होने की वजह से ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, ठीक है। और वो सल्फर सल्फर में कम होता है वो रिपल्शन, तो इस वजह से उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा रहती है और ऑक्सीजन की घट जाती है। तो ये दो रीजन है, तो आंसर हो गया सी। 65 क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आपका है? तो कौन सा हो जाएगा? H2SO4 सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। 66 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स लेड एसिडेट पेपर ब्लैक, तो लेड एसिडेट पेपर को ब्लैक में कौन कन्वर्ट करता है? H2S करता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रो, एक मिनट पेन ऑन करना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देता है और रिएक्शन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। लेड एसिटेट क्या होता है? PbCH3COO ट्वाइस, ठीक है, ये रहता है। और इसको किसके साथ ट्रीट करवाते हैं? H2S के साथ। किसके साथ ट्रीट करवाए? H2S के साथ। तो क्या बन गया? जो ब्लैक बनता है वो क्या बनता है? PbS। क्या बनता है? PbS। और बचा हुआ क्या बन गया? CH3COOH, ये चीज बन गई आपकी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? H2S हो गया। 67 देखते, कहता है नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? तो छोटे उससे पढ़ते आ रहे क्लास से आप कि S8 है ना, क्लास 10th में पढ़ाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन तो हो गया सी, 8 है ना। और S8 क्यों? क्योंकि जो सल्फर होती है उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो एसिड के फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो अब कहता है कि अगला क्वेश्चन 68, अ गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, एक ऐसी गैस जो वाटर के ऊपर क्या हो सकती है? कलेक्ट नहीं कर सकती है। तो कौन सी गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर पाएगी? जो गैस वाटर में सॉल्युबल है, जो गैस वाटर में हाईली सॉल्युबल होगी वो कलेक्ट नहीं कर की जा पाएगी। तो जो हाईली सॉल्युबल होगी, तो इन सब में जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है वो कौन सी है? 68 का सी है, वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है आपका, ठीक है। और फिर SO2 क्या है आपका? बार बार पढ़ाया है कि ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है ना, सारी प्रॉपर्टी पहले बता चुका हूँ आपको। अब करने जा रहे हैं हम 69, तो अब एक मिनट 69 करने जा रहे हैं हम। तो जरा ऊपर करता हूँ इसको। एलिमेंट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म अनायन मोस्ट रिएडली, ठीक है। कौन से ग्रुप के जो होता है आपका क्या करता है? अनायंस को बहुत रिएडली फॉर्म करता है। तो ये कहता है आपका ऑक्सीजन ग्रुप नहीं, नाइट्रोजन ग्रुप नहीं, हेलोजन, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप है जो अनायंस बहुत जल्दी फॉर्म करते हैं? अनायन मतलब क्या? निगेटिव चार्ज, यार देखो ना, तो मतलब सीधा Cl2 है आपका, ये बनाता नहीं है Cl निगेटिव, सबसे आप F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, सबसे फास्ट यही तो बनाते हैं। तो जो रिएडली बनाता है वो क्या है आपका? हेलोजन है ना। तो अच्छा ये क्यों है? क्यों? क्योंकि इनको बस एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए। इनको अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसलिए वो तुरंत वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और जैसे किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वैसे ये क्या बन गए? अनायन बन गए। तो ये बहुत फास्टली क्या करते हैं? अनायन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 क्या कहता है? द थायोसल्फेट आयन, क्या कहता है? द थायोसल्फेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन, मतलब थायोसल्फेट क्या हो गया? H2O3 2-, इसको किसके साथ रिएक्ट कर दिया? I2 के साथ। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? S4O6 2-, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 मोल लेते हैं इसके, ठीक है। और ये हो गया 2I-,
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो H4O6 2- बैलेंस करके भी दिखा दिया है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्या हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन? सी हो गया। वेरी गुड। आगे चलते हैं, कहता है ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ Cl2 एंड, तो ब्लीच, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है? Cl2 और ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करके बनता है। अब 72 पे चलते हैं, कहता है क्लोरीन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस में करता है? ड्राई Cl2 की प्रेजेंस में। ड्राई एयर, सनलाइट, क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, तो ये किसके प्रेजेंस में करेगा? मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए। तो ये जो आपका ड्राई Cl2 होता है, क्या होता है? ये ब्लीचिंग एजेंट एक्चुअली होता नहीं है। जो आपका क्लोरीन होता है ना, ये आपका एक्चुअल ब्लीचिंग एजेंट नहीं होता है, लेकिन जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ना, मॉइस्चर मतलब क्या? कोई भी एक्वा सॉल्यूशन टाइप का, ठीक है, तो Cl2 बहुत ही पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट बन जाता है और आपका कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेबल इन सबको ब्लीच करने का काम करने लगता है, और उसका मेन रीजन होता है नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो। तो एक्चुअली होता ये है कि Cl2 वैसे आपका ब्लीचिंग का काम नहीं करता है, लेकिन जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एक्वस के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या करता है? 2HCl प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन को हमेशा ये ऐसे डब्बे में डालेंगे जो मैट्रिक्स वाला होता था। ठीक है, तो ऐसे ये नेसेंट ऑक्सीजन है, और यही नेसेंट, जब कभी भी आप कोई भी कलर्ड सब्सटेंस को इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो ये कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही आपका क्या होता है? मेन ब्लीच करने का काम करता है। तो 72 का आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। 73 क्या कहता है? दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ I2 इन वाटर मे बी इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ। I2 की सॉल्युबिलिटी, देखिए आयोडीन जो है ना वो रिएडली सॉल्युबल है आपका सोडियम में या पोटेशियम आयोडाइड में, किसकी वजह से? आपका ट्राई आयोडाइड बना देता है। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करो? सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड जैसा कुछ मिला दो पानी में, तो ये आराम से डिजोल्व हो जाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, तो आपका कहाँ कुछ ऑप्शन में क्या KI है ना? सोडियम के साथ तो आयोडीन का नहीं है कोई कंपाउंड, पोटेशियम का है तो KI, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। अगला कहता है द शेप ऑफ XeF4। देखिए कोई भी टीचर, कोई भी पेपर, कहीं भी पी ब्लॉक की बात चले और जेनन का कोई कंपाउंड या जेनन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ऐसा बड़ा कम होता है। जेनन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको XeF4, XeF6 ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ कि XeF4 का, तो जब आपसे शेप पूछ रहा है ना, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए, और उस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आपको पता होना चाहिए कि किसकी शेप क्या होती है। तो जो XeF4 की शेप होती है वो बेसिकली क्या होती है आपकी? हाइब्रिडाइजेशन इसका नहीं, क्या होता है? sp3d2, पहले भी पढ़ा है, क्या होता है? sp3d2, और जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी उसकी शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी उसकी शेप? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड है वो आपका क्या है? नोन इन केस ऑफ नियॉन, जेनन, क्रिप्टन, आर्गन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जेनन। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जेनन का जो आपका वो है, इसको ज़्यादा पढ़ने के लिए। जेनन क्यों हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड? क्योंकि जो भी आपके नोबल गैसेज हैं उनके अंदर यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? बहुत ज़्यादा लो है, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी नोबल गैसेज में। तो इस वजह से जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, तो ये सब क्या कर देते हैं? उसको ईजिली ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और इस वजह से इसके काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड नेचर में मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? जेनन हो गया। ठीक है, देखिए मैं कोशिश कराऊंगा कि आपको टोटल 120 के करीब क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, 30 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में थे, 90 क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। वीडियो करीब 1 घंटे प्लस की बन जाएगी, और उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 40 क्वेश्चन का एक और सेट लेके आऊँगा। अगर टोटल 2.5 घंटे 3 घंटे एक चैप्टर के ऊपर लगा के आप उस चैप्टर के बारे में श्योर हो सकते हैं अपने बोर्ड में, अपने एंट्रेंस में, तो ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है। आप पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं या नहीं है? मैं गारंटी देता हूँ इतने क्वेश्चन आप करके जाएंगे, इससे बाहर आने के चांसेस न के बराबर है। एग्जाम चाहे कोई भी हो, लेकिन आप सिर्फ आंसर और क्वेश्चन रट के ना जाएं, आप वो पूरा कंसेप्ट समझ के जाएं, ताकि क्वेश्चन घुमा के आए तो आप कर पाएं। ठीक है, और अगर देखिए मैं पढ़ने बैठूं और आप, अब मैं पढ़ाने बैठूं और अगर आप पढ़ने बैठे, तो उस केस में तो पी ब्लॉक आप समझो कि 10-15 क्लास खींच लेगा आराम से। बहुत डिटेल में पढ़ना है और बहुत ज़्यादा कुछ है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, उसके लिए तो फिर आप NCERT खोलिए या फिर मुझे बताइए, मैं प्रॉपर लेक्चर लगा दूंगा। लेकिन
उसमें फिर वो जो चीज़ें पेपर में आ नहीं रही, जो पेपर में आती नहीं है, वो सब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है ना। इतनी नॉलेज गेन करनी है तो फिर बिल्कुल एनसीईआरटी से चलना पड़ेगा हमें। लेकिन फ़िलहाल हमें वो करना है कि कम से कम टाइम में कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना। जब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इन्हीं से मिलता जुलता इन्हीं में से कुछ, तो हम उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नोबल गैसेज इज। तो जो ज़्यादातर नोबल गैसेज हैं उनका सोर्स क्या है? ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेरिक एयर। और कहाँ से मिलेंगी हमें नोबल गैसेज? एटमॉस्फेरिक एयर से मिलती हैं। लेकिन बहुत बार पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है तो हम ओवर थिंक करने लगते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल एटमॉस्फेरिक एयर। अगला क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा फ्लोराइड है जो आपका क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? HeF4। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि हीलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से और बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो HeF4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। F4 तो तब बनेगा ना जब फ्लोरीन को जुड़ने के लिए क्या होगा, आपका ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, खाली ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। लेकिन हीलियम के पास तो कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ऊपर से इसकी खुद की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि फिर वो ब्रेक होता नहीं है, फ्लोरीन कहाँ से जुड़ेगा उसमें, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगला कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। याद है पर ऑक्सी बताया था ना क्या होता है? ठीक है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? वाटर के साथ क्या कर दो, इसको रिएक्ट कर दो। तो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड जस्ट आज की क्लास में आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था, और क्या था वो? H2S2O8। सेम है ना, याद होगा आपको। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जिनके बीच में बॉन्ड था, पूछा था क्वेश्चन ऊपर ही, प्लस H2O। तो ये क्या दे देगा आपका? ये दे देता है H2SO4 प्लस H2SO3। ये दे देता है। ये क्या दे देता है? ये दे देता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिसिस होता है आपका पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसमें 1 मोल जो देता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड देता है, और 1 मोल जो देता है वो क्या दे देता है आपका? एक मिनट, इसको बैलेंस करते हैं। ये H2SO3 नहीं, H2SO5 होगा यार, तभी तो 8 है ना, 4 5 9 8 1 9, सॉरी ये H2SO5 होगा। बैलेंसिंग भी तो होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, H2SO5 होगा। और ये जो आपका H2SO5 है इसका नाम होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन भी बता दिया आपको। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो गया। क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन आपका? सी। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। चलिए 79 देखते हैं। कहता है अमंग द गिवन कंपाउंड द इंटर हेलोजन कंपाउंड इज। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या बन गया आपका? सी ऑप्शन हो गया है ना, ClF3। देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? जिनकी जनरल कॉम्पोजिशन क्या होती है आपकी, मतलब कुछ ऐसा हेलोजन हेलोजन आपस में रहते हैं। ठीक है, एक बड़ा हेलोजन ले लो, एक छोटा हेलोजन ले लो। ठीक है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लो, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लो, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, जब तो ये देखो ना, इसमें तो हेलोजन और हेलोजन आपस में जुड़ ही नहीं रहे। इंटर हेलोजन वर्ड का मतलब यही है कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ जुड़ रहा है। इसमें कहाँ 2 हेलोजन जुड़ रहे हैं, इसमें कहाँ मतलब Cl2 जुड़ रहे हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। इंटर हेलोजन का मतलब है कि एक का साइज बड़ा होना चाहिए, एक का साइज छोटा होना चाहिए, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कम होना चाहिए। Cl2 में तो दोनों Cl है, तो ये बन ही नहीं सकता। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 80 क्या कहता है आपका? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लोरीन। बार बार बताया, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और जो फ्लोरीन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। और पॉलिंग स्केल आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उससे ही पता लगा था। ठीक है, तो 81 क्या कहता है आपका? HCl गैस कैन बी ड्राइड बाई पासिंग इट थ्रू। तो HCl गैस को हम क्या कर सकते हैं आपका? ड्राई कर सकते हैं। कैसे? उसको किसके थ्रू पास करके हम कर सकते हैं ये काम? तो बहुत ही आसान है, पहले भी पढ़ा हुआ है, कंसनट्रेटेड H2SO4। जब कभी भी कंसनट्रेटेड H2SO4 के थ्रू आप HCl गैस को पास करोगे तो ड्राई हो जाएगा। अगला है क्लोरीन इज यूज्ड इन। क्लोरीन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ में आपका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट नहीं, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स नहीं। ये वीडियो 1 फर्स्ट वीडियो इस सीरीज के आप जाके P ब्लॉक के देखिए। एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन बता रखा है, HCl करता है। क्या करता है? HCl।
ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए। देखिए कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो 4 क्वेश्चन होते हैं, उसके चारों पार्ट को समझना होता है। ठीक है। अब जैसे एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन, ये एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, HCl के थ्रू। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, हाँ बिल्कुल, क्लोरीन को गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, तो सही आंसर हो गया सी। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग एसिड। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने का, तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है ना, जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे ये भी आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा हो जाएगा ClOH, उससे क्या हो जाएगा BrOH, और उससे क्या हो जाएगा IOH। अरे वाह, ये तो सीक्वेंस में ही है ना। तो सबसे ज़्यादा आपका 1 2 3, तो इसका तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए हो गया। अब अगर बात करते हैं हम 84 की, किसकी बात करते हैं, 84, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये भी आपको फर्स्ट उसमें बता रखा है। ठीक है, तो 84 सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, किसके थ्रू, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक्चुअली कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब आप करते हैं तो ओलियम बनता है। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि ओलियम क्या होता है, तो H2S2O7 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू ओलियम बनता है, और फिर इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करके हमें जिस कंसंट्रेशन की H2SO4 चाहिए होती है वो हम निकाल लेते हैं, तो ये बनता है। ठीक है, हैवर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनता है। टेकन्स प्रोसेस भी पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में समझा रखा है, जरूर देखिए, ये चारों के चारों प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ठीक है, हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस, सारा। रोहम्बिक सल्फर इज ऑफ, तो अब जो रोहम्बिक सल्फर होता है आपका क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है, एक मिनट, येलो कलर का। रोहम्बिक सल्फर किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो ये तो आपने फैक्ट है, आपने पढ़ा सुना, अब आपके दिमाग में याद रहना चाहिए ये। ठीक है, एन ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो एम्फोटेरिक कौन होता है, जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, जो दोनों कैरेक्टर शो करे, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो Al2O3 ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, इसलिए पेपर में पूछा भी जाता है। Al2O3 क्या होता है आपका, एसिडिक भी दिखाता है, बेसिक भी दिखाता है, तो क्या होता है नेचर में, एम्फोटेरिक, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। 87 क्या कहता है, द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राई ऑक्साइड ट्राइमर S3O9, इसमें जो कितने SS बॉन्ड बनेंगे, तो अगर आपको इसकी शेप याद है तो बहुत बढ़िया है। इसमें जो बहुत बार पेपर में ना इसमें SOS बॉन्ड के बारे में पूछ लेता है, तो SOS बॉन्ड इसमें बनते हैं टोटल 3, कितने बनते हैं 3, और S डबल बॉन्ड O कितने बनते हैं 6, और SS बॉन्ड इसमें बनता ही नहीं है, SS बॉन्ड इसमें कोई बनता ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पेपर में बहुत बार ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा नहीं S3O9 का। 88 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, तो देखो यहाँ पे जो भी आपको ये भी वीडियो 1 में सेम क्वेश्चन वीडियो 1 में दे रखा है, तो ये जो HClO2, HClO3, HClO4, ये सब क्या है, ये ऑक्सो एसिड है। क्या है ये, ऑक्सो एसिड है। ठीक है, अब अगर हेलोजन सेम है, देखो सेम हेलोजन है ना क्लोरीन, तो अगर हेलोजन सेम है तो जो ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो मतलब सबसे ज़्यादा 4 की हो जाएगी, फिर 3 की हो जाएगी, फिर 2 की, फिर 1 की, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो सॉल्यूशन में जब हम HClO4 को तोड़ा मैंने, तो किस में टूटा, H प्लस ClO4 माइनस में, इसी में टूटा ना, ClO4 माइनस में टूटा। तो जो ClO4 माइनस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज 4 अलग अलग ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगा, 4 ऑक्सीजन है ना, तो निगेटिव चार्ज जो है वो 4 ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगा और सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उसका जो एसिड होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये हमने कौन से कंसेप्ट से पढ़ा था वीडियो 1 में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के कंसेप्ट से, तो आप वीडियो 1 देखिए, वहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट है, समझा रखा है। ठीक है, 89 पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट बिकॉज दे, तो ये जो पॉलीफॉस्फेट है ये वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पे क्यों काम होते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, किसके साथ, कटायनिक स्पीशीज के साथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंटेंस,
तो ओजोन मॉलिक्यूल की जो शेप होती है सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, तो ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है ओजोन बेसिकली, ठीक है। और अगर रेजोनेंस बॉन्ड की बात करें तो फिर हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड होते हैं, 2 दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें 1 सिग्मा, हो गया बस। तो टोटल कितने हो गए, 2 सिग्मा 1 पाई हो गया। तो 2 सिग्मा और 1 पाई किस में हो गया, बी ऑप्शन में। चलिए 91, फॉर H3PO3 एंड H3PO4 द करेक्ट चॉइस इज, ठीक है। तो जो आपका H3PO3 होता है और ये होता है डाई बेसिक, ठीक है, और क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। H3 बिल्कुल सही है। H3PO3 क्या होता है आपका, डाई बेसिक होता है और रिड्यूसिंग होता है। देखो जरूरी नहीं है कि जैसे H3PO3 हो तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन वो लूज ही करे और ट्राई बेसिक बन जाए, नहीं, यही तो स्पेशल केस है, यही एक्सेप्शन है। H3PO3 है तो इसमें से ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन को लूज करता है और डाई बेसिक रहता है, नेचर रिड्यूसिंग रहता है। अब कहता है द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, सबसे ज्यादा जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है, ठीक है, फ्लोरीन। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वो बेसिकली किसकी बात कर रहा है, हेलोजन की बात कर रहा है। तो हेलोजेंस के अंदर जो सबसे मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, बहुत ज्यादा लो है। क्या है, बहुत ज्यादा लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी है, ठीक है। HCF4 की बात करूं, HCF4 और HCF6 तो रटा होना चाहिए बिल्कुल। तो HCF4 को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या होगा, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग भी होगा नेचर में और रिड्यूसिंग भी होगा, दोनों होगा। क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग भी होगा, रिड्यूसिंग दोनों होगा, तो बोथ हो जाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस डज नॉट एक्ट एज, ये पता नहीं कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन। SO2 याद है ना, ऑक्सीडाइजिंग होता है, रिड्यूसिंग होता है, ब्लीचिंग भी होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर ले आपका, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर से अगर कोई भी चीज वाटर मॉलिक्यूल को आपका एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, उसके अंदर से पानी खींच लिया। तो ये काम नहीं करता है कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला कहता है ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज, आयनिक रेडियाई का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाता है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं, आज की वीडियो में ही करवाया है, शेल बढ़ते जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस वजह से सबसे नीचे वाले का जो आपका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे टेपो, ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात रहेगी कि कौन सा हो जाएगा, उससे टेप, ये बी, ठीक है, क्या रहेगा, बी हो जाएगा, ठीक। अब 97 देखते हैं, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन इज इनकरेक्ट, क्या है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, बिल्कुल सही बात है। डिसइंफेक्टेंट, ये भी सही है। एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओजोन इन सब में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक मिनट, ओजोन को तो हम इस्तेमाल, वो तो बहुत पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ये क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं होता यार। इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये भी नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन टू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, जर्मिसाइड के तौर पे होता है, ठीक है, ये ठीक है। इट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एक से ज़्यादा फॉर्म में मिले, ये भी ठीक है। कहता है इट इज़ अ पेल येलो गैस, नहीं, ऑक्सीजन होता है येलो कलर का, ठीक है, ऑक्सीजन येलो कलर का होता है, लेकिन ओजोन येलो कलर की नहीं होती, ठीक है। और ऐसी कोई स्मेल भी नहीं होती, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन गलत है, ये लाइन आपकी क्या है, गलत है। बाकी बाकी सही है, ये तीनों सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, और चौथा भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। ड्राई ऑक्सीजन को जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो ये बनता है, ठीक। अगला है आपका 98, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन क्या क्या दिखाता है, ठीक है।
तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कि ये सब गलत है, ये सारे गलत हैं। फ्लोरीन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 ओनली, नहीं भैया, ठीक है, ये एनामोलस बिहेवियर नहीं है, ठीक। द निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, गलत है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एक मिनट ये कंफ्यूज, जरा दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये कह रहा है इनकरेक्ट होना चाहिए, है ना। तो फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन तो -1 ही दिखाता है, फ्लोरीन तो -1 दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लोरीन क्या, क्लोरीन ब्रोमीन सब -1 दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, या नहीं। अभी तो एक क्वेश्चन इसी पे आया था, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो जल्दी से आपके अनायन बन जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, -1 है। द निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन से कम होता है, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव क्लोरीन से कम होता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये भी सही है। आज की ही वीडियो में बताया आपको पॉलिंग स्केल वाला कि सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये तीनों सही है यार। उसने पूछा इनकरेक्ट है, इन तीनों में से कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑल द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ना बहुत सारे स्टेटमेंट सुन के, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सुन के आपको अपना डाटाबेस बढ़ाना है, आपको अपने माइंड के अंदर वो चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कि एकदम से पूरी की पूरी 100 पेज की किताब भरने लग जाओ एक चैप्टर में, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं कि बस पेपर में जो है वो सारा अटेम्प्ट हो जाए अच्छे से, डर ना लगे। Which of the following halogen acid have highest bond dissociation enthalpy? हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, तो आपका HF का। क्यों, अरे कहाँ गया, HF का। आज की क्लास में कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होता है आपका, बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो जो HF है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है, और उस वजह से उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होती है, तो करेक्ट ऑप्शन HF। कहता है द नोबल गैस हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, कौन सा ऐसा नोबल गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए 4.2 के, ठीक है। क्या होता है 4.2 के, ठीक है। और किसकी वजह से होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब अगर 101 की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने को पूछा है XeF6 में Xe का। देखो XeF6 की हाइब्रिडाइजेशन, XeF4 की हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी आपको क्या है, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, निकालने आना चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आती तो हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की डली हुई है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। 30 सेकंड में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। वीडियो 5 मिनट की होगी क्योंकि एक्सप्लेन करके बताया होगा, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद आप 30 सेकंड में निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है जेनन की XeF6 में, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी भैया sp3d3। क्या हो जाएगी, sp3d3। और जो इसकी शेप होती है वो क्या होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो आपको ना हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना पड़ेगा, और उस हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप होती है ना वो रटनी पड़ेगी। तो sp3d3 जिसकी भी होगी हाइब्रिडाइजेशन, सबकी शेप होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये सेम क्वेश्चन आपका उसमें भी था, वीडियो 1 जो इस चैप्टर का करवाया है उसके अंदर भी सेम है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 102 द गैस विच इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल और एलॉय इज, तो कौन सा गैस इस्तेमाल होता है उसके अंदर, क्रिप्टॉन, ठीक है। तो बहुत बार बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है और वो आर्गन और या नियॉन टाइप का कुछ लिख देते हैं, नहीं भैया। तो आंसर क्या है आपका, क्रिप्टॉन, ठीक है। अब 103, ठीक है, 103 कहता है अ गैस एक्स इज यूज्ड इन हाई एफिशिएंसी माइनस, एक मिनट, इनर्ट एटमॉस्फेयर आर्क वेल्डिंग, क्रिप्टॉन बिल्कुल सही। और कहता है गैस एक्स इज यूज्ड इन हाई एफिशिएंसी माइनर हेलमेट लैम्प। हेलमेट लैम्प में तो वो होनी चाहिए जो क्या करता है, शाइन करता है ना। और शाइन मतलब जो पता लगे दूर से, फ्लूरोसेंट टाइप का हो, है ना। फ्लूरोसेंट समझते हैं ना, जिसमें चमक आती हो, ठीक है। तो जैसे कुछ घड़ियां नहीं होती जो रात में चमकती है, ग्रीन कलर की रहती है रात में आपको, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक कोल्ड ड्रिंक की ऐड आई थी, उसकी बोतल शाइन करती थी अंधेरे में रख देने पे भी, ठीक है ना। बहुत सारी घड़ियां भी होती हैं, तो किसकी वजह से होता है, और नियॉन की वजह से होता है। किसकी, बहुत सारी ऐसी टी शर्ट आती है नियॉन की यार,
ठीक है। उससे बंदा डांस वाले जितने भी शोज होते हैं उनमें बंदे अपने ऊपर ऐसे ही फ्लोरोसेंट मटेरियल लपेट लेते हैं और फिर वो सारा स्टेज पे लाइट ऑफ करके फिर चमक रहे होते हैं अलग ही भूत जैसे, है ना। तो 103 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नियॉन गैस। नियॉन गैस आपका माइनर हेलमेट लैंप में आता है, क्यों, अपने फ्लोरोसेंट नेचर की वजह से। किस वजह से, फ्लोरोसेंट नेचर की वजह से, ठीक है। नियॉन गैस आपका वोल्टेज रेगुलेटर और इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह होता है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक आंसर ना जानो, उससे जुड़ी हुई सारी बातें समझो। अगला कहता है 104, अ गैस जेड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। अभी आपको बताया कि वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो भैया वोल्टेज रेगुलेटर में आपका नियॉन इस्तेमाल होता है, और यही आपका डिस्चार्ज ट्यूब और फ्लोरोसेंट बल्ब में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी आंसर नियॉन है, इससे ऊपर वाले में भी आंसर नियॉन है, उससे ऊपर वाले में आंसर क्रिप्टन था, जो वेल्डिंग का था उसमें क्रिप्टन था। कहता है इन केस ऑफ नोबल गैसेज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी डैश डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपका क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। तो नोबल गैस के केस में जो आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आपका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और आपको क्या करेगा, इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग करता है। इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग करता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, घटती चली जाती है, साइज बढ़ता चला जाता है ना, ठीक है। ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जानते हो ना क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़े, तो डाउन द ग्रुप वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। देखो ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल ऐड करते जाता है। अब मान लो अगर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में है, तो पास में जो आपका सेंटर है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, उसने उस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपने पास पकड़ के रखा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नए नए शेल ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, दूर होता चला जाएगा बहुत ज़्यादा। और जब दूर होता जाएगा तो उसके बीच में और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता जाएगा, प्लस ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये भी खेल कर देंगे, ये उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक कर देंगे। तो जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर मतलब बड़ी आराम से निकल जाएगा, ठीक है, बहुत कम एनर्जी में चला जाएगा। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, ठीक है। अगला कहता है हीलियम गैस इज यूज्ड फॉर फिलिंग बैलून, है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने वीडियो 1 में बताया था, बहुत लोगों को ये लगता है कि हीलियम गैस हाइड्रोजन से हल्की है, इस वजह से उसको बैलून में भरा जाता है। नहीं भाई, हीलियम भारी होती है हाइड्रोजन से, हीलियम हल्की नहीं होती है। आप वीडियो 1 देखे समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो 106 कहता है कि हीलियम को हम क्या करते हैं, बैलून भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम, तो इसका रीजन होता है क्या, कि ये क्या होता है आपका, एक तो नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होती है और लाइट गैस होती है। लाइट गैस होती है, हाइड्रोजन से लाइट होती है ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों, तो यानी डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा 106 का, डी। तो अब वीडियो खत्म ही होने वाली है, थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए, 120 क्वेश्चन ही है इसके अंदर। तो 107 क्या कहता है, द हीलियम विच इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, बिल्कुल सही बात है। तो लिक्विड हीलियम को हम किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्रायोजेनिक एजेंट के लिए। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लो टेम्परेचर पे तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किसको, लिक्विड हीलियम को। अगला कहता है हीलियम इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस, ये भी पिछली क्लास में बता रखा है। और हीलियम को हम जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, मास्क वास्क लगा के वो डाइविंग वाला पूरा, तो उसमें डाइल्यूएंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये क्लास 12th के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में बहुत डिटेल में आपको बताया गया है, हेनरीज लॉ वगैरह के एप्लीकेशन में, ठीक है, तो वहाँ से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका रीज़न क्यों होता है, क्यों हम डाइल्यूएंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से करते हैं क्योंकि ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, जिस वजह से बेंड्स नाम की जो प्रॉब्लम होती है जाने पे स्कूबा डाइवर्स को, उससे ये उन्हें क्या करता है, बचा लेता है, ठीक है। इसकी बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में, ठीक। अगली बात करते हैं 109 की, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनके अंदर कौन है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसके अंदर कौन हो जाएगा, ICl। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा, ICl हो जाएगा। हमेशा ICl क्यों होगा,
क्योंकि जो ICl है ना वो एक इंटरहैलोजन कंपाउंड है, ये सब इंटरहैलोजन कंपाउंड नहीं है। मैं ऊपर बता चुका हूँ इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होता है। इंटरहैलोजन कंपाउंड का मतलब होता है दो हैलोजन के बीच में बनने, दो हैलोजन मिलके जब कंपाउंड बनाए, जिसमें से एक हैलोजन का साइज छोटा हो दूसरे का बड़ा हो, और एक हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तभी वो इंटरहैलोजन कंपाउंड बनते हैं। और तो ये तीनों तो है ही नहीं इंटरहैलोजन कंपाउंड उस क्राइटेरिया के हिसाब से। और ये जो इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बाकियों के मुकाबले, हैलोजन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्यों रिएक्टिव होता है? वो रिएक्टिव होते हैं जिनके बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, तो हो जाता है, टूट जाता है। देखिए 110 कहता है द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर विथ SO2 फॉर्म। ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, SO2 के साथ, है ना। क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और क्या बना देता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देता है। रिएक्शन क्या होती है, ब्रोमीन वाटर होता है Br2, उसका रिएक्ट करवाया 2H2O के साथ, और किसके साथ करवाया, SO2 के साथ। तो इसने क्या बना दिया, ये रिएक्शन होती है, तो इसने क्या बना दिया, H2SO4 बताया ना, सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बना देता है 2HBr, क्या बना देता है 2HBr। तो H2SO4 और HBr ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इज, देखा SO2 HCF4 HCF6 SF4, ये चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो बिल्कुल इनके बारे में जितना पढ़ लो उतना कम है। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एंगुलर होता है। क्या होता है SO2 का, ऐसा होता है। ठीक है, लोन पेयर अपना दिखाते रहना, ऐसा होता है आपका। ठीक, और बाकी आप वो क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के इसको ऐसे बना लो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। ठीक है, तो और ये क्या होता है, एंगुलर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 112। द नोबल गैस विच शो रेडियो एक्टिविटी इज, तो रेडन, जो सबसे नीचे वाला रहता है ना, यूजुअली वही हर एक उसमें जो सबसे नीचे वाला रहता है वो रेडियो एक्टिव रहता है। तो रेडन, रेडन क्या हो गया आपका, रेडियो एक्टिव हो गया। और ये क्या कब मिलता है हमें, जब हम रेडियम का डीके करते हैं, रेडियम को तोड़ते हैं, उसका डीके करते हैं, तब हमें ये मिलता है। रेडियम क्या होता है, Ra226, इसका जब डीके करते हैं तब हमें ये मिलता है कौन, रेडन। तो ऑप्शन ए करेक्ट। 113 द एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैस इज, नोबल गैस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है या नहीं है। तो एटॉमिसिटी मतलब जितने उसके साथ वो जुड़ते हैं, है ना, नंबर ऑफ एटम जिनके साथ वो कंबाइन होते हैं वही तो एटॉमिसिटी होती है। जैसे Cl2 की एटॉमिसिटी 2 हो गई, तो नियॉन का क्या होता है, Na तो रहता है ना, हीलियम का क्या रहता है, He तो रहता है। तो ये क्या हो गया, इसकी एटॉमिसिटी 1 होती है। जो भी नोबल गैस होती है उनकी एटॉमिसिटी क्या होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि स्टेबल होते हैं, उन्हें किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो अकेले स्टेबल नहीं होते वही तो अपने जैसे किसी और को ढूंढते हैं और फिर ग्रुप बनाते हैं और फिर स्टेबल होते हैं। जो अकेला ही हीरो है, पूरा स्टेबल है, उसको दिक्कत ही नहीं। 114 कहता है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, द थर्मल, अच्छा टोटल 116 क्वेश्चन ही है इसमें, मैं 120 समझ रहा था, बस खत्म है फिर तो। 114 द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है ग्रुप 16 की, वो आपकी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पे। क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज करता है। एटम का देखिए, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नए नए शेल जुड़ते जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती जाती है ना, क्योंकि पकड़ कमजोर होती जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। और जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो भी क्या होती जाती है, आपकी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि बहुत आराम से थोड़ी सी हीट करेंगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं ना, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड वीकर होते जाते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, बॉन्ड तोड़ना उतना आसान हो जाता है। ठीक है, और उस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्टेबल रह नहीं पाता है ये। अगला कहता है XeF2, भैया आपको जेनन के तो सारे ही कंपाउंड रटने चाहिए। ठीक है, तो XeF2 आपका क्या कहता है, तो ये हो जाएगा आपका किसके साथ, आइसोस्ट्रक्चरल है, तो ये हो जाएगा ICl2- के साथ। अच्छा ये कैसे पता हमें, तो आप XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेप निकालो, ICl2- का निकालो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेप निकालो, अपने आप पता लग जाएगा। और चूंकि यहाँ तो ये पहला ऑप्शन है तो करते ही आपको पता लग जाएगा, तो आप आगे नहीं जाओगे। अगर ये दूसरा या तीसरा ऑप्शन रहता तो आपको बारी बारी सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के सबकी शेप निकालनी पड़ती, तब जाके होता, रटने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो ICl2- है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d होती है, और शेप होती है लीनियर।
जबकि जो आपका HCF2 होता है उसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अब अगर मैं 1962 की बात करता हूँ, ये जो नील बार्टलेट का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, वीडियो 1 में भी थी, इस वाले में भी, इसमें थी या नहीं थी पता नहीं, वीडियो 1 में थी इसका एक क्वेश्चन। तो 1962 में नील बार्टलेट ने क्या किया था, एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया था और उसका फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया था, वो एक्चुअली रिएक्शन कुछ ऐसी थी। O2 को उन्होंने रिएक्ट करवाया था PtF6 के साथ, और जो बना था वो कुछ ऐसा था, O2 प्लस PtF6 निगेटिव, ये बना था। O2 प्लस PT6, ये बी हो गया है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल 116 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और कुल मिला के वो वाली वीडियो 1 घंटे से छोटी ही थी, 55 मिनट की, ये 1.25 घंटे के करीब की होगी। तो अगर आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है तो कहाँ इशू है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जिसे मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको आप अच्छे से पढ़ के समझ के जाओ। कभी भी कोई ट्रिक मत समझो, कोई ऐसी वीडियो मत देखो जिसमें आपको ट्रिक बता रहे हैं MCQ सॉल्व करने का। ये वीडियोस पेपर में काम नहीं आती हैं। ठीक है, तो ट्रिक को अवॉइड करिए। ना ही कभी कोई आप ऐसी वीडियो देखिए जिसमें आप सिर्फ आंसर्स रट रहे हैं। विदाउट एक्सप्लेनेशन की वीडियो मत देखिए। ठीक है, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझिए, चारों ऑप्शन समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि सीरीज में आपको मज़ा आ रहा है और आपको और क्वेश्चंस करने चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पार्ट 3 भी ला के दूंगा। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आप 12th में, वो भी साइंस सेक्शन में, आपको कितनी मेहनत करनी है। तो आप अगर एक चैप्टर से 250-300 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जाएगा। मैं JEE मेन या नीट की बात नहीं कर रहा, मैं तो स्कूल लेवल पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए उस लेवल का सिलेक्शन तो एक चैप्टर को 3 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। पूरा साल भर तो पढ़ते ही हैं। तो अगर आपको लगता है 3rd वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, अदरवाइज इससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। और अगर आपको एंट्रेंस लेवल पे चाहिए तो ये जो 2 वीडियो, या अगर आप बोलोगे तो तीसरी वीडियो डालूंगा वो, और फिर एंट्रेंस वाले सेक्शन से JEE प्रीवियस ईयर और नीट प्रीवियस ईयर, इतना कर लो, मोर देन एनफ है। हर एक चैप्टर के लिए इतना करो। एंट्रेंस का अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उसके प्रीवियस ईयर करने ही करने हैं, ये फिक्स है। ठीक है, अवॉइड मत करिए। ठीक है, तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।